चौधरी खानदान का इकलौता वारिस मयंक, ऊंचा मस्तक, कसरती बदन, घुंघराले बालों वाला यह लड़का कॉलेज और स्कूल में लड़कियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता। बहुत ही होनहार होने के साथ साथ चौधरी साहब के खानदानी बिजनेस को भी आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता था यह नौजवान। और हर माँ बाप की तरह चौधरी साहब और उनकी पत्नी भी उसकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन उनकी पत्नी दमयंती चौधरी ने बेटे से कहा कि बेटा मयंक, आज हम मधुरमा को देखने जाएंगे शाम को 5 बजे, तुम जल्दी घर वापस आ जाना। दमयंती ने अभी बात शुरू ही की थी कि उसने माँ की बात को बीच में काटते हुए बोला कि माँ, मैं रिया को नहीं भूल सकता और उसका और मेरा साथ आज का नहीं जन्म जन्मांतर का है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से करूँगा। आप बार बार मुझे लड़कियां दिखाने की बात क्यों करती हैं? आप सोचिए कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ रिया ने ही मुझे क्यों पसंद किया। तो उसकी माँ दमयंती ने एकदम से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम स्मार्ट हो, पैसे वाले हो, और किसी लड़की को और क्या चाहिए। और बहुत सोच समझ के उसने तुम पे डोरा डाला है। दमयंती चौधरी ने जरा क्रोधित होकर बोला। रिया की तरफ से सफाई देते हुए मयंक ने कहा कि माँ, मैं उसके पीछे गया था, वो मेरे पीछे नहीं आई थी। अपने प्यार को वो हारता हुआ नहीं देख सकता था। हाँ, तो तुम्हें कोई अपनी बिरादरी की नहीं मिली? वही क्या एक हूर की परी है दुनिया में। कुछ अपनी संस्कृति रीति रिवाज का मोर्चा संभाले हुए थी दमयंती। जो होना था वो हो चुका माँ। कल रिया के माँ बाप आ रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा। और आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो, मैं ये नहीं चाहता, दृढ़ निश्चय से मयंक ने कहा। कल मेरी किसी क्लाइंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मयंक के पापा ने अपनी नाराज़गी को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और मेरी महिला समिति की मीटिंग है। माँ ने मोबाइल में आंखें गड़ाकर कहा। समझ गया, तो आप लोग किसी हाल में रिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं शादी करूँगा तो रिया से। इतना कहकर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो कार में रिया को मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ ही था कि उसे ख्याल आया कि वो रिया को मिल के बोलेगा क्या। जिन माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था, आज सही समय पर अपने बेटे की खुशियों को समेटने की बारी आई तो वो मुकर गए। क्या बोलेगा वो जाके आखिर रिया को? यही सब सोचता हुआ उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहाँ से सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। असम के राज्य शिवसागर जिला में अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई संस्कृतियों को भी अपनी गोद में पनपने का मौका देता है। वहीं पर एक कॉन्वेंट स्कूल में मयंक पढ़ता था। हिंदी फिल्मों के शौकीन मयंक ने गर्लफ्रेंड बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। तभी उसकी कक्षा में एक लड़की आई, रिया। उसकी पेंटिंग्स भी एग्जीबिशन में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। रिया का मासूम सा सुंदर सा चेहरा, बेबाक होकर बोलना, नुमाइश में लगी हुई रिया की पेंटिंग जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, इन सब बातों ने मयंक के मन को मोह लिया था। इस तरह अपनी अपनी ख्वाहिशों को ज़रूरतों का नाम देकर दोनों जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास और साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। शुरुआत में तो मुलाकातें छोटी होती थी और सपने बड़े होते थे। फिर एक शाम की संदूरी बेला में दोनों ने प्यार की वो हदें पार कर दी जिसे समाज और परिवार की मंजूरी नहीं होती। इस समर्पण के सिलसिले को रोकने की कोशिश दोनों में से किसी ने नहीं की और नतीजा ये हुआ कि रिया गर्भवती हो गई। और उसने मयंक को बताने में तनिक भी देरी नहीं की। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लड़का चिल्लाता है, मुकर जाता है, लेकिन उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। उसने झट से अपने माता पिता को फ़ोन लगाया और बोला कि माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी बहुत जल्दी, आप शादी की तैयारियाँ कीजिए। लेकिन उसके माता पिता चौधरी परिवार तो पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि अपनी जात बिरादरी में लड़की देखोगे तो हम तुम्हारे प्रेम विवाह के लिए भी तैयार हैं। हमें तुम्हारे प्रेम विवाह से आपत्ति नहीं, लेकिन हमें लड़की अपनी जात बिरादरी की चाहिए। ये सुनकर इस चीज़ की उम्मीद मयंक को पहले से थी अपने माँ बाप से।
वो चुपचाप बाहर आ गया। उसने मेरे सोचने लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए। उसे अपने दोस्त रजत याद आई और उसने उसको सारी स्थिति से अवगत कराया और रजत ने उसे पूरा आश्वासन दिया सब कुछ ठीक करने का। उसने उस मयंक को फ़ोन किया कि कल शाम को 4 बजे पंडित जी आएंगे, तुम रिया को लेकर आ जाना। मयंक एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। इससे पहले कि दुनिया को इस बात का पता चलता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ रहा था। पर उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होने लगी। उसे लग रहा था कि उसको खांसी हो रही है और फीवर भी, बुखार भी आ रहा है। लेकिन वो सब कुछ छुपाता हुआ अपनी बीमारी को, अपने शरीर को से जूझता हुआ उसने रिया को फ़ोन किया और कल के प्रोग्राम के बारे में बताया। दोनों की खुशी का पारावार नहीं था। आगे भविष्य के सुंदर सुंदर सपने संजो रहे थे। लेकिन शाम होते होते मयंक का जो बुखार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और शरीर तपने लगा। रात को उसकी खांसी से हालत ख़राब होने लगी और चौधरी और मिसिस चौधरी उसे लेकर हॉस्पिटल में गए और उसे एडमिट करवाया। उनकी चिंता बहुत हो रही थी कि इसे हुआ क्या है आगे। डॉक्टर ने कोरोना का टेस्ट किया और कोरोना पॉजिटिव आया। किसी तरह से सभी डॉक्टरों ने अपना जोर लगा लिया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और शाम होते होते उसने दम तोड़ दिया। टाइम तोड़ा जिस टाइम उसकी शादी का वक्त था, जिस टाइम उसके फेरों का वक्त था मंदिर में। अब क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दोस्तों की मदद से रिया को मैसेज पहुंचाया गया कि ध्रुव की इसे सब परिस्थिति से अवगत करवाया। रिया को तो कांटा खून नहीं। अब क्या होगा। जब तक वो मंदिर पहुंच चुकी थी, जिस घर को उसने छोड़ के शादी के लिए हाँ की थी, उस घर में वापस जा नहीं सकती। जिस घर में पता नहीं कि उसकी शादी होने वाली है उनके बेटे के साथ, उस घर में भी वो जा नहीं सकती। कहाँ जाए। दहाड़े मारकर वो मयंक का नाम लेकर रोए जा रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। पागलों की तरह उसने अपने शरीर से सभी गहने और लाल जोड़ा उतार कर फेंक दिया। सवाल यह था कि अब जाए तो जाए कहाँ। इसी कश्मकश में चली जा रही थी। रात को उसने मंदिर की सीढ़ियों पर रात बिताई। कोई उसकी दुख सुनने वाला नहीं था, कोई उसका दुख सहने वाला नहीं था। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। गर्भपात की गुंजाइश भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि समय उससे बढ़कर हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने दिल पर पत्थर रखकर एक ही रास्ता चुना, बस सही रास्ता तरीका अंजाम देना चाहती थी। कहते हैं मृत्यु जब तक बाहें ना फैलाए तब तक कोई अपनी कहते हैं मृत्यु जब तक बाहें ना फैलाए तब तक कोई अपनी मर्जी से उसकी आगोश में जाना नहीं चाहता। वही हुआ। हर कोशिश नाकामयाब रही। अकेली जान होती तो अपने आप को ख़त्म कर लेगी, लेकिन कोख में मयंक की निशानी पल रही थी। उसके साथ वह कोई नाइंसाफ़ी नहीं करने देना चाहती थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और दृढ़ निश्चय किया और अपना एक बैग लेकर उसके मयंक के माता पिता के घर पर गेट पर पहुंच गई। वॉचमैन ने गेट पर ही उन्हें रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया, पर वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने एक कागज़ लिया, उस पर लिखा, एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा, माँ आप अपना इकलौता बेटा तो खो चुकी हैं, कम से कम उसकी आखिरी निशानी को बचा लीजिए। के माता पिता जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ते ही दौड़कर बाहर आए। कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी ने अपने आंसुओं से अपनी अपनी बात कही। दमयंती देवी अपनी जातिवाद के चक्कर में बेटे को खोकर खामोश हो चुकी थी और रिया को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने मयंक को अपने आसपास महसूस किया, जैसे उनका बेटा उनके पास लौट आया हो और मयंक भी शायद ऊपर से देख के मुस्कुरा रहा हो।